दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदिशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हिस्ट्री के पेपर को दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हिस्ट्री के पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। ठीक है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। तो जिन दोस्तों ने हिस्ट्री के प्रश्नों को कवर ना किया हो वह हिस्ट्री के प्रश्न वीडियो से जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो चल रहा था वह था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें दोस्तों हम प्रश्न देख रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था वह था दोस्तों कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। एग्जीक्यूटिव में दोस्तों हम लोगों ने 2023 तक के 2023 के प्रश्न को, 2022 और 2021 के प्रश्न को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे वह है हमारा 2020 के प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा जो 26 मई 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से सारे ये PYQ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे PYQ क्या होते हैं वह आगामी परीक्षाओं में रिपीट भी करते हैं और फैक्ट भी रिपीट करते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2020 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है उसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। क्या है, एग्जीक्यूटिव हमारा टॉपिक चल रहा था। ध्यानपूर्वक देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो सही आंसर होगा लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। एक बार और देखें कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। तो याद रखें दोस्तों लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2020 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। देखें यहाँ कह रहा दोस्तों हमारा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि दोस्तों MP लैड्स की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक। कह रहा है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की बात कर रहा है यहाँ। देखें, ठीक है, पहला पॉइंट देखें यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखें क्या रहा है MP लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। क्या है कि MP लैड्स निधियां दोस्तों टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। बिल्कुल सही दिया गया है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। ठीक है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों वह देखेंगे क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक कि MP लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। ठीक है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों, वह है देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि हमारा पहला दूसरा और चौथा पॉइंट जो MP लैड से संबंधित दिया गया है वह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, एक बार और देखेंगे यहाँ। देखें क्या कह रहा है। देखिए कह रहा दोस्तों संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि MP लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति संख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि MP लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही दिया गया है। तो MP लैड से संबंधित फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था ऑप्शन डी
केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे का प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। जो गलत स्टेटमेंट दिया गया है इसकी व्याख्या हम आगे देख लेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम देख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए थे, तीसरा पॉइंट गलत दिया गया था, उसको हम एक बार व्याख्या उसकी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। चलिए, कह रहा है दोस्तों कि एमपीलैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए दोस्तों अग्रेणित यानी कि दोस्तों कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यही पॉइंट हमारा गलत दिया गया था, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि एमपीलैड्स निधियां दोस्तों वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित यानी कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। टॉपिक हमारा चल रहा था क्या, कार्यपालिका यानी कि दोस्तों एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए 2019 में जो एग्जीक्यूटिव से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 2019 में जो पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों सरकारिया आयोग 1983। क्या है इसका सही आंसर मार्क करेंगे सरकारिया आयोग 1983। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ठीक है, ऑप्शन सी सरकारिया आयोग 1983 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। क्या है, डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। इस आयोग का यह सुझाव था कि राज्यपाल को संबंधित राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो। ज्ञातव्य है कि दोस्तों सरकारिया आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2018 में जो हमारे एग्जीक्यूटिव से पूछे गए प्रश्न, कार्यपालिका से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 2018 में जो पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ देखेंगे। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्या है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। क्या है, कह रहा दोस्तों हमारा कि प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। फिर दूसरा देखें, कह रहा है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों गलत दिया गया है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। देखें फिर से, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, सही स्टेटमेंट है केवल फर्स्ट, हम सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें यहां पे। चलिए देखिए, यहां कह रहा दोस्तों कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक नहीं होता है, बल्कि दोनों सदनों के सदस्यों के मत का मूल्य समान या समतुल्य होता है। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक नहीं होता है, बल्कि दोनों सदनों के सदस्यों के मत का मूल्य समान या समतुल्य होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए हमारा कथन 2 सही नहीं है, जबकि पहला पॉइंट हमारा सही था। ठीक है, चलिए 2018 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। क्या है, कह रहा दोस्तों कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट भी सही दिया गया है और दूसरा पॉइंट भी सही दिया गया है और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। और फिर से देखेंगे हम प्रश्न को,
चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा देखिए कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट और सेकंड सही दिए गए हैं। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2017 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से संबंधित, उसकी तरफ अब हम बढ़ेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले। चलिए यहाँ देखिए 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है वह है हमारा टॉपिक संबंधित कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखें, कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कह रहा है राज्य विधानसभा का विघटन, फिर कह रहा दोस्तों राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, फिर कह रहा दोस्तों स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों राज्य विधानसभा का विघटन और क्या है हमारा थर्ड, स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है, जबकि दूसरा पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों यह गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। क्या है, कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे और इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। क्या है, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में दोस्तों राज्य कार्यपालिका क्या होती है, बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं, अतः राष्ट्रपति शासन के आवश्यक परिणामों में केवल राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाया जाना है, अतः विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, फिर से देखिए कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। ठीक है, कह रहा है राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं, अतः राष्ट्रपति शासन के आवश्यक परिणामों में केवल राज्य की मंत्रिपरिषद का क्या है दोस्तों, हटाया जाना है। ठीक है, तो सही आंसर हम क्या है, अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो राज्य विधानसभा का विघटन और तीसरा दिया गया है स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है, जबकि दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखिए 2016 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या है, कह रहा दोस्तों कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। क्या है, पहला कह रहा है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और दूसरा कह रहा है दोस्तों कि राज्य में मुख्य सचिव का क्या होता है, नियत कार्यकाल होता है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, ना तो एक ही और ना ही दो। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे, ना तो एक ही और ना ही दो। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और दूसरा कह रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो सही आंसर मार्क करेंगे, ना तो एक ही और ना ही दो। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, व्याख्या देखिए, व्याख्या कह रहा है दोस्तों हमारा, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य काडर के वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाता है। क्या है कि मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य काडर के वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। क्या है, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वह तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। क्या है, मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान होता है। ठीक है, फिर देखिए
मुख्य सचिव राज्य के अन्य मंत्रालयों के सचिवों का प्रमुख होता है। क्या है? मुख्य सचिव राज्य के अन्य मंत्रालयों के सचिवों का प्रमुख होता है तथा सचिवालय के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, फिर देखिए मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए यह राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए यह राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अतः उक्त व्याख्या के आधार पर कथन 1 और 2 गलत हैं, अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था दोस्तों? प्रश्न यहाँ देख लें। कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखें क्या कह रहा है कि मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य काडर के वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और देखिए यहाँ फिर क्या कह रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, इसीलिए हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, चलिए 2015 में जो पूछा गया एग्जीक्यूटिव से प्रश्न है उसको हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है यहाँ। देखिए चलिए देखिए दोस्तों, 2015 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ठीक है, देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या है? प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान कह रहा है पदेन अध्यक्ष होता है। तो यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर क्या मार्क करेंगे? ना तो एक ही ना तो दो। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा कह रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे? ना तो एक ही और ना ही दो। और इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कथन 1 गलत है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है, ना कि प्रधानमंत्री में। याद रखिएगा। ठीक है, क्या है कि कह रहा है कि पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ना कि प्रधानमंत्री में। ठीक है, इसी प्रकार कथन 2 भी गलत है, क्योंकि दोस्तों सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कथन 1 गलत है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ना कि प्रधानमंत्री में। इसी प्रकार कथन 2 भी गलत है, क्योंकि दोस्तों सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि कैबिनेट सचिव। ठीक है, क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड का दोस्तों पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ना होकर कौन होता है? कैबिनेट सचिव। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और संविधान के अनुसार वह इसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। दूसरा देखिए, जबकि कैबिनेट सचिव दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होने के साथ ही सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। क्या है? जबकि कैबिनेट सचिव दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होने के साथ ही सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, फिर देखें यद्यप मंत्रिमंडल दोस्तों सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, किंतु इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। क्या है? यद्यप मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, किंतु इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, गलत है, राष्ट्रपति में निहित है। और दूसरा कह रहा था कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो गलत है दोस्तों, प्रधानमंत्री हमारा सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं, जबकि कौन होता है? वह होता है दोस्तों कैबिनेट सचिव। इस पॉइंट को याद रखें। आंसर हमारा ना तो एक ही और ना ही दो होगा। ठीक है, चलिए 2014 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। क्या है? फिर देखिए राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए क्या दोस्तों? नियम बनाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, कह रहा है उपर्युक्त में से कौन कौन से सही हैं? तो केवल एक सही है, जबकि दूसरा दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर से देखें। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए क्या दोस्तों नियम बनाएगा। बिल्कुल सही है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है, जबकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्याख्या देखिए, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 77(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक रूप से किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए क्या दोस्तों नियम बनाएगा। फिर देखिए संविधान के अनुच्छेद 77(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक रूप से किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। संविधान के अनुच्छेद 77(1) के तहत भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। इसीलिए कथन 2 हमारा असत्य है। फिर देखिए संविधान के अनुच्छेद 77(1) के तहत भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। इसीलिए कथन 2 गलत है, जबकि पहला कथन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से हमारे सारे प्रश्न दोस्तों PYQ जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटमेंट हमारी UPSC की परीक्षा में रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों 2014 में जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे यहाँ। ठीक है, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। क्या है, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा कि मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। क्या है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। और फिर तीसरा कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, वह कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, पहला और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया दोस्तों, पहला और दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और सेकेंड। और फिर से देखेंगे कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। तो याद रखें दोस्तों पहला जो दिया गया है हमारा क्या, कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा जो कह रहा है हमारा कि मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। जबकि तीसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के क्या हैं दोस्तों कार्य हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए क्या दोस्तों कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। 2014 में जो पूछा गया तीसरा प्रश्न है हमारा एग्जीक्यूटिव से, उसको देखेंगे। यहाँ देखिए नीचे, चलिए देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई क्या है विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, फिर देखें यहाँ पे क्या है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, पहला देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। क्या है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कि मंत्रियों की नियुक्ति करना। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। फिर हमारा चौथा कह रहा है दोस्तों कि राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है क्या, सही आंसर मार्क करेंगे हम, देखें यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और थर्ड हमारा सही दिया गया है, जो कि राज्यपाल की दोस्तों विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, जबकि दूसरा और चौथा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो याद रखें दोस्तों हमारा क्या, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, यह हमारे क्या है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। और हमारा तीसरा पॉइंट जो दिया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल राइट दिए गए हैं, जो कि राज्यपाल के क्या हैं, विवेकाधीन शक्तियां हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, और तीसरा कह रहा है दोस्तों कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या करना दोस्तों, आरक्षित करना। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे बी, केवल एक और थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बल्कि दूसरा और चौथा पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसकी व्याख्या हम देख लेंगे, यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, देखें यहाँ, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चारों पॉइंट की व्याख्या यहाँ दी गई है, हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए पहला पॉइंट जो कह रहा है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाती है। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही था, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, इसलिए कथन 2 हमारा क्या था, गलत था। ठीक है, फिर से देखें कि अनुच्छेद 164 के तहत दोस्तों राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति क्या है, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट कि अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल दोस्तों राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या करता है दोस्तों, आरक्षित रखता है। फिर देखिए अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अतः कथन 3 भी हमारा सही है। जबकि चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों की अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, लेकिन यह उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा, अतः कथन 4 भी हमारा दोस्तों क्या है, गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चारों पॉइंटों की व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है। बढ़ेंगे 2013 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन सी, यानी कि क्या सही है, पढ़ेंगे हम, देखेंगे क्या कह रहा है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि दोस्तों भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया क्या है दोस्तों, अधिकथित नहीं है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, फिर से देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, यही कथन हमारा सही है, बाकी के कथन दोस्तों हमारे क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे 2013 में जो हमारे आगे के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए 2013 में पूछा गया जो दूसरा प्रश्न है उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखें यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। क्या है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। क्या है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद दोस्तों संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा कह रहा है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी के स्टेटमेंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे, देखेंगे नीचे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार क्या है, देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ना कि संसद के प्रति, इसीलिए कथन एक हमारा असत्य है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ना कि संसद के प्रति, इसीलिए कथन एक दोस्तों क्या है, हमारा असत्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें,
अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, अतः कथन 2 हमारा क्या है, सत्य है। फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, अतः कथन 2 हमारा सत्य है। तीसरा पॉइंट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 78 में विधि निर्माण हेतु राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के बारे में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का क्या किया गया है दोस्तों, उल्लेख किया गया है, अतः कथन 3 भी हमारा सत्य है। फिर देखिए संविधान के अनुच्छेद 78 में विधि निर्माण हेतु राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के बारे में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, अतः कथन 3 हमारा सत्य है। इस पॉइंट को याद रखें। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत था, जो कि कह रहा था कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। याद रखें, केंद्र में दोस्तों मंत्रिपरिषद संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, जो कि 2013 में पूछा गया तीसरा प्रश्न है, और टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत का महान्यायवादी कह रहा है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। फिर कह रहा है दूसरा पॉइंट कि लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट कि लोकसभा में बोल सकता है, और चौथा पॉइंट कि लोकसभा में मतदान कर सकता है। कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि लोकसभा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिससे संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में दिए गए हैं, कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बिल्कुल दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा में बोल सकता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है, बल्कि चौथा हमारा गलत है कि लोकसभा में क्या दोस्तों मतदान कर सकता है, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी के संबंध में जो सही कथन दिए गए हैं उनको याद रखें कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकता है, यह भी हमारा सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 2012 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पहला देखें दोस्तों, 2012 में जो पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर क्या करे दोस्तों, रखवाए, ठीक है। तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, पहला पॉइंट है। दूसरा कह रहा है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ठीक है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, ठीक है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो पहला कह रहा है दोस्तों संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। तीसरा कह रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, यह स्टेटमेंट हमारा दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और चौथा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। जो गलत स्टेटमेंट है वह है दोस्तों हमारा दूसरा, यानी कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को या संसद के पटल पर नहीं रखवाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वह गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे 1, 3 और 4, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें। एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो पहला कह रहा है दोस्तों कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि हमारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, गलत है। तीसरा कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, जो कि हमारे 2012 में पूछे गए हैं, उनको हम देखेंगे आगे क्या हमारे प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सारे प्रश्नों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये सारे PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों स्टेटमेंट के साथ साथ कभी कभी प्रश्न भी रिपीट हमारे करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। और चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे।
चलिए देखिए दोस्तों, 2012 में पूछे गए प्रश्न है हमारे कार्यपालिका से, उसको हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें। कह रहा दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या है, देखें ध्यानपूर्वक, फिर से देखें। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन ए। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या है, फिर देखें। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य अवश्य हो जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें क्या कह रहा है दोस्तों, यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत में प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति के समय उनका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से कि भारत में प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति के समय उनका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, फिर देखें। कह रहा दोस्तों कि किंतु प्रधानमंत्री एवं मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के पश्चात 6 महीने के भीतर उनका संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना आवश्यक है। ठीक है, यदि 6 महीने की उक्त अवधि में वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो वे प्रधानमंत्री एवं मंत्री के रूप में पद पर नहीं रह सकते हैं। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें। कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति के समय उनका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, फिर देखें। कह रहा है किंतु प्रधानमंत्री एवं मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के पश्चात 6 महीने के भीतर उनका संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना क्या है दोस्तों, आवश्यक है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यदि 6 महीने की उक्त अवधि में वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो वे प्रधानमंत्री एवं मंत्री के रूप में पद पर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा लोक निधि के फलोत्पादक क्या है दोस्तों, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। देखिए कह रहा दोस्तों हमारा लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। तो याद रखें दोस्तों, इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है पहला। कह रहा है दोस्तों हमारा कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे कि कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। फिर देखें, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर, ठीक है, जांचकर्ता दोस्तों एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। तो यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। जबकि चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा, देखें यहाँ ध्यानपूर्वक, सेकंड सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखें। कह रहा दोस्तों कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। तो दूसरा पॉइंट याद रखें दोस्तों, दिया गया है क्या कि कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति क्या करती है, विचार विमर्श करती है। बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमारा सही है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वह है दोस्तों हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, वह है दोस्तों क्या, पढ़ेंगे दोस्तों हम न्यायपालिका, यानी कि दोस्तों जुडिशरी की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखें दोस्तों क्या है हमारा
लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका और चौथा स्तंभ दोस्तों मीडिया। ठीक है, चलिए देखेंगे लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ न्यायपालिका है जुडिशरी, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। 2023 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, 2023 में जो पूछे गए प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे, चलिए देखें क्या कह रहा है कथन हमारा। कह रहा है दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 यानी कि 335 द्वारा सीमित होंगी। क्या है, फिर देखिए कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों हमारा क्या, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक, सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, किंतु कथन 2 जो हमारा दिया गया है वह गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखें कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा क्या होंगी दोस्तों, सीमित होंगी। ठीक है, जबकि हमारा क्या कह रहा है, कथन 2 जो कह रहा है दोस्तों वह कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 दोस्तों प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। कथन 1 सही है दोस्तों, किंतु कथन 2 हमारा क्या है, गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों न्यायपालिका से संबंधित जो हमारे 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए कह रहा दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे और निम्नलिखित कथनों पर देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देखें कह रहा है कि एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में क्या है, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ठीक है, फिर देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कह रहा है भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ठीक है, फिर देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा क्या, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। और फिर से हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। फिर देखिए कि एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ठीक है, फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चलिए 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखें। चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के संदर्भ में क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। फिर देखिए कह रहा है सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, फिर देखिए पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत है। फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है,
कह रहा दोस्तों कि विधिज्ञ परिषदों यानी कि बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की क्या है दोस्तों, शक्ति है। ठीक है, फिर देखिए कि विधिज्ञ परिषदों यानी कि बार काउंसिलों को दोस्तों विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की क्या है दोस्तों, शक्ति है। तो सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वह है दोस्तों ऑप्शन बी। हम केवल 2 सही आंसर मार्क करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, क्या है पहला स्टेटमेंट, कह रहा था दोस्तों पहला स्टेटमेंट कि सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु दोस्तों कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि विधिज्ञ परिषदों यानी कि बार काउंसिलों को दोस्तों विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है और सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे क्या है, ऑप्शन बी। हमारा केवल दूसरा पॉइंट जो है वह सही दिया गया है। यहाँ देखें, कह रहा है कि सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जबकि कारपोरेट वकील अधिवक्ता की मान्यता से बाहर हैं। क्या है, देखें यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म और पेटेंट न्यायवादी क्या है, और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जबकि कारपोरेट वकील अधिवक्ता की मान्यता से क्या है दोस्तों, बाहर हैं। अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि विधिज्ञ परिषदों यानी कि बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम बनाने या अधिकथित करने की शक्ति है। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी केवल सेकेंड, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जबकि कारपोरेट वकील अधिवक्ता की मान्यता से क्या है दोस्तों, बाहर है। इसीलिए हमारा कथन 1 गलत दिया गया है, जबकि कथन 2 हमारा सही है। ठीक है, यहां देखें अब आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। यहां देखें, चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि भारत के न्यायालयों द्वारा जारी क्या है, देखें यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखें क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। क्या है, फिर देखें, कह रहा दोस्तों कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है कि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। क्या है, देखें कि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, कह रहा है परमादेश मैंडमस नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी कि दोस्तों पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटोरेट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची यानी कि पिटिशनर हो सकता है। ठीक है, फिर से देखिए तीनों पॉइंट कि भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखें कि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा देखें कि कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति क्या है, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी कि पब्लिक माइंडेड पर्सन दोस्तों अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटोरेट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची या पिटिशनर हो सकता है। क्या है, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा यानी कि दोस्तों को वारंटोरेट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची या पिटिशनर हो सकता है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे दोस्तों जो हमारे रिटों के संदर्भ में दिए गए हैं वह तीनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अलग अलग परीक्षाओं में दोस्तों स्टेटमेंट बना के भी ये अलग स्टेटमेंट बना के फर्स्ट सेकंड दे के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी ये स्टेटमेंट हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के स्टेटमेंट, आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, देखेंगे। चलिए दोस्तों 2021 में जो हमारे जुडिशरी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। क्या है, देखें कि भारत के राष्ट्रपति क्या है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु क्या दोस्तों बुलाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा पहला। और दूसरा क्या कह रहा है, देखेंगे कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, कह रहा दोस्तों भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमारा, देखें क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। चलिए देखें दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए देखिए इसका आंसर जो हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है क्या, इसका सही आंसर मार्क करेंगे वह देखिए यहाँ पे क्या सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही दिया गया था, दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान है दोस्तों, क्या देखें यहाँ क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्ह हो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है। अतः कथन एक हमारा क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा देखें कह रहा दोस्तों हमारा कि न्यायिक समीक्षा शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू शब्द की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के उपबंध क्या है दोस्तों, स्पष्ट हैं। ठीक है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। चलिए 2019 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा क्या कि भारत के संविधान के संदर्भ में क्या है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान के संदर्भ में कह रहा है सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। तो सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे वह है ऑप्शन बी। ठीक है, देखें भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। क्या है, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों कि अनुच्छेद 142 के तहत यहाँ देखें नीचे क्या दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखें कह रहा दोस्तों कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिक्री या आदेश पारित करता है। अगर जरूरी हो तो किसी भी पेंडिंग मामले में वह आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश देश भर में लागू होगा। संसद में कानून लागू कराने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और इस प्रश्न को हम देख लेंगे। चलिए कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, ठीक है, कह रहा है कि अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के क्या है
प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों को क्या है, विधियों से बाध्य नहीं होता है। फिर से देखें कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं हो सकता। और इसकी व्याख्या हम देख लेंगे क्या दिया गया है। यहाँ देखें कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिक्री या आदेश पारित करता है। अगर जरूरी हो तो किसी भी पेंडिंग मामले में वह आदेश पारित कर सकता। यह आदेश देश भर में लागू होता है। संसद में कानून लागू कराने के लिए भी आदेश सुप्रीम कोर्ट हमारा जारी कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2019 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ देखें। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसको देखेंगे। यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया। क्या है, फिर देखिए कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से क्या कर दिया, परे कर दिया। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, केवल सेकंड। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। फिर देखें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा दोस्तों भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखें, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है। देखेंगे यहाँ व्याख्या क्या दी गई है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 क्या है, याद रखें 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329A को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की द्वारा धारा 36 द्वारा निरसित कर दिया गया। अतः कथन एक हमारा गलत है। फिर देखिए कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329A को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 36 द्वारा निरसित कर दिया गया। अतः कथन एक हमारा गलत है, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता था, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का प्रावधान करता था। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए अपने निर्णय में इस संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया। अतः कथन 2 हमारा सही है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। पहला देखें, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार क्या है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला कह रहा है दोस्तों, हमारा पहला स्टेटमेंट दोस्तों क्या कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट फिर से देखेंगे, कह रहा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि भारत का संविधान दोस्तों क्या है, यह परिभाषित करता है कि और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा क्या है, गलत दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। फिर देखें, कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए अगला स्टेटमेंट चौथा, कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है
तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे, वह हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि केवल थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेंगे हम दोस्तों क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा पहला कह रहा है दोस्तों क्या, कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यह स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों हमारा देखेंगे कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।